नमस्कार, सुबह 7 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक नजर हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ आज लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बनेंगे उप मुख्यमंत्री। समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। मणिपुर में बीजेपी नेता वी हंग खनलियान प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। विधायकों का शपथ ग्रहण आज। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कल साबित करेंगे विश्वास मत। जाट आंदोलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू। 12 मेट्रो स्टेशन बंद। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को जारी की एडवाइजरी। कल संसद घेरने की तैयारी में प्रदर्शनकारी। दंतेवाड़ा नक्सली मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 जवान शहीद, 3 जख्मी, 5 नक्सली ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। और रांची टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा का शानदार शतक। ऑस्ट्रेलिया से 91 रन पीछे। भारत आज 6 विकेट पर 360 रन से आगे खेलेगा। खबरें विस्तार से। बीजेपी सांसद और विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले कल विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेंगे। पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान किया है। गोरखपुर से सांसद और बीजेपी विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। राज्यपाल राम नाईक राज्य के 21वें मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा पेश किया। मेरे सामने उत्तर प्रदेश में जो चुनौती है वह आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबके विकास के इस स्लोगन के साथ उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन की स्थापना करने में हम सफल होंगे। इससे पहले पार्टी ने मुख्यमंत्री को लेकर हफ्ते भर से चली आ रही अनिश्चितता खत्म की। लोक भवन में आयोजित बीजेपी नेताओं की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भी हुआ। बैठक के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने फैसले का औपचारिक ऐलान किया। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया है। मैं एकदम सम्मान पार्टी का काम करता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मिली है उनको हृदय से सम्मान से स्वीकार करता हूँ। लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादा किया वही हमारी प्राथमिकता। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तीनों ही विधायक नहीं हैं। योगी गोरखपुर से सांसद हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद के फूलपुर से सांसद हैं। वहीं दिनेश शर्मा लखनऊ के महापौर हैं। 6 महीने के भीतर तीनों को विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। वे 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। 2014 में 5वीं बार योगी सांसद बने। उनके गुरु अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास लिया और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू हुई। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ पहली बार संसद पहुंचे तो वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल थी। और विकास और सबका साथ, ये तीनों हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इस पे लोगों को बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और यही मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ जी का चैलेंज होगा, चुनौती होगी कि वो इस चीज को कैसे पूरा कर पाते हैं। इस पे एक प्रश्न चिन्ह है, एक शक है, जिस शक का निदान करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने का प्रयास किया। अगर ये इमेज गई कि केवल से सरकार सांप्रदायिकता और वोटों के लिए आई है, तो हम 6 महीने का समय करके किसी भी समय सड़क पर उतर सकते हैं, विरोध में आ सकते हैं। कार्यकाल में राम मंदिर बनता है या नहीं बनता है। 2 डिप्यूटी सीएम बनाए हैं। जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन रही थी बीजेपी के साथ और हमने डिप्यूटी सीएम की मांग शिवसेना ने जब सामने रखी थी, तब हमें बताया गया था कि हम किसी भी स्टेट में डिप्यूटी सीएम, उप मुख्यमंत्री का पद नहीं निर्माण करेंगे। शासन और विकास, ये जो 2 बातें हैं, ये इस नाम के साथ कुछ जुड़ नहीं रही है। ये स्पष्ट दबाव का एक मतलब एहसास होता है कि स्वतंत्र तौर पर अगर बीजेपी तय करती तो मुझे नहीं लगता कि ये नाम सामने आता। उत्तराखंड को त्रिवेंद्र सिंह रावत के रूप में नया मुख्यमंत्री मिल गया है। उनके साथ सतपाल महाराज समेत 9 और मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शाम में पहली कैबिनेट की बैठक भी की। बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बन गए हैं। शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए समारोह में राज्यपाल के पॉल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री के अलावा 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 7 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, हरक सिंह रावत और मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा यशपाल आर्य, अरविंद पांडे और सुबोध उनियाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रेखा आर्य और धन सिंह रावत को राज्य मंत्री बनाया गया। जनादेश ज्यादा होता है, अति विश्वास जनता का हमारे ऊपर है, तो निश्चित रूप से उस विश्वास को, उस अति विश्वास की, जनता के अति विश्वास को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। डोईवाला सीट से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 में से 57 सीटों पर जीत हासिल हुई। 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट की नुमाइंदगी करते हैं। वो 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार 2002 में डोईवाला सीट से विधायक बने। 2007 में भी वे यहां से जीतने में कामयाब रहे। 2007 से 2012 के दौरान वे उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि 2012 में वो रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 2014 में डोईवाला सीट पर हुए उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली बीरेन सिंह सरकार सोमवार को राज्य विधानसभा में विश्वास मत साबित करेगी। इंफाल में राजभवन सूत्रों के हवाले से पीटीआई ने बताया कि विधानसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष को आज सुबह 10 बजे राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले कल राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला ने मणिपुर में बीजेपी नेता वी हंखन लियान को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया। कार्यवाहक अध्यक्ष आज ही 11 बजे नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल कैबिनेट की पहली बैठक की। बैठक में आर्थिक मामले, किसान कर्ज और नशे का मुद्दे पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। बैठक में 100 से अधिक फैसले लिए गए। साथ ही कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार का कार्यक्रम घोषित किया गया। पंजाब भवन में हुई बैठक में एक्साइज पॉलिसी और सरकार के खर्च कम करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही चुनाव घोषणा पत्र को लागू करने की रणनीति पर विचार किया गया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा के अलावा वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और साधु सिंह धर्मसोत भी शामिल रहे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाओं से आम आदमी शब्द ढकने की मांग की है। पार्टी सोमवार को दिल्ली राज्य चुनाव आयोग से मिलकर ये मांग रखेगी। बीजेपी को लगता है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को इससे फायदा मिल सकता है। दिल्ली सरकार की तमाम योजनाओं के आगे लगा आम आदमी शब्द एमसीडी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का प्रचार बताते हुए इसे ढकने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ये वोटरों को लुभाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए सरकारी योजनाओं का नाम अपनी पार्टी के नाम पर रखा हुआ है और उन्होंने जगह जगह आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सड़कों पर भी अपने नेता की तस्वीर लगा के प्रचार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार की कई योजनाओं में आम आदमी शब्द है। इनमें आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी बाईपास एक्सप्रेस बस सर्विस, आम आदमी पॉलीक्लिनिक और आम आदमी कैंटीन जैसी योजनाएं शामिल हैं। आम आदमी पार्टी इसे मुद्दों की कमी से जोड़ रही है। निश्चित रूप से ये इस बात को साबित करता है कि पिछले 20 साल में भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जो दिल्ली को कचरे का डब्बा बनाया है और एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, इससे मुंह छुपाने के लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से समाजवादी शब्द ढकने के आदेश दिए थे। एमसीडी चुनाव 22 अप्रैल को होने हैं। 1 दशक से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। आगामी नगर निगम चुनाव में बीजेपी को आम आदमी शब्द से ऐतराज होने लगा है। उनका आरोप है कि पार्टी सरकार की आड़ में जनता को बरगलाने का काम कर सकती है। ऐसे में वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कैमरामैन अश्वनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के नक्सल पीड़ित दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हुए। जिले के बॉर्डम इलाके में कल तड़के सीआरपीएफ और राज्य पुलिस का संयुक्त दस्ता नक्सल विरोधी अभियान पर निकला, जिसके बाद से मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ दंतेवाड़ा के अंदरूनी जंगलों में हुई। अतिरिक्त सैन्य बल घटनास्थल के लिए रवाना किया गया है। सीआरपीएफ की 111 बटालियन अभियान की अगुवाई कर रही है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान जारी है। हरियाणा के कई जाट बहुल जिलों में कल से धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। ये फैसला सोमवार को जाट समुदाय के प्रस्तावित संसद घेराव के मद्देनजर किया गया। पीटीआई के मुताबिक रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी और हिसार जिले शामिल हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरे वाहनों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने से रोकने की व्यवस्था की गई है। जाट समुदाय ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा है कि सोमवार को संसद घेराव के उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं आंदोलनकारियों की आज हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से वार्ता भी होनी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और पड़ोसी राज्यों की पुलिस को आंदोलनकारियों को रोकने को कहा है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है। और इस बीच दिल्ली मेट्रो ने शहर के बाहर मेट्रो सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। वहीं आज रात 8 बजे से अगले आदेश तक 12 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जनपथ, मंडी हाउस, बाराखंबा रोड, आरके आश्रम मार्ग, प्रगति मैदान, खान मार्केट और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन शामिल हैं। हालांकि इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा होगी। वहीं गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं होगी। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अखियां दी लाली पई दसदी है, रोए तुसी भी हो, रोए असी। दिल्ली आया, कोई नौकरी वोकरी नहीं, कोई काम नहीं था, जेब में पैसा एक नहीं। रौ में है रक्स उमर, देखिए कहाँ समय। मेरे हाथ में ना लगाम है, ना मेरे पैर हैं रकाब के अंदर। कहाँ रुकेगी कुछ मालूम। बेबाक बात, सीधी मुलाकात, इस बार खुशवंत सिंह के साथ, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मारुति के 13 पूर्व कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गुड़गांव की अतिरिक्त जिला अदालत ने कंपनी के मानेसर प्लांट में साल 2012 में हुई हिंसा के मामले में यह फैसला सुनाया है। इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हुई थी, वहीं 4 पूर्व कर्मचारियों को 5 साल की सजा हुई है। 14 आरोपियों को 2500 रुपए जुर्माना लगाकर रिहा किया गया है। पुलिस ने 148 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। 10 मार्च को इनमें से 117 को रिहा कर दिया गया, जबकि 31 को दोषी पाया गया था। मुख्य न्यायाधीश JS खेहर ने कहा है कि देश में सबके लिए न्याय अब भी एक सपना है। उन्होंने ये बात दिल्ली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन में कही। जस्टिस खेहर ने कहा कि लंबित मामलों को तेजी से निपटाना सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही कमजोर लोगों को कानूनी सहायता और सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमों की सुनवाई में तेजी आना चाहिए ताकि मुकदमे जल्द निपटाए जा सके। उन्होंने कहा कि अदालतों में जरूरत पड़ने पर आरोपियों को भी कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। I also take this opportunity to emphasize the need of embracing technology in our operations and management. This will enable us to enhance outreach to the needy and improve our skills in handling complex legal situations timely and effectively. JKLF प्रमुख यासीन मलिक को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 9 और 12 अप्रैल को श्रीनगर और अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव होने हैं और कई अलगाववादी मतदाताओं से इसका बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। बहिष्कार अभियान में सक्रिय भूमिका के आरोप में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया। JKLF कार्यकर्ताओं और सैयद अली शाह गिरानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक ने कल रैली कर संयुक्त चुनाव बहिष्कार अभियान की शुरुआत की। रैली ने गांदरबल और बडगाम जिले पहुंचकर लोगों से सतर्क रहने और आगामी चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की। दिल्ली से पाकिस्तान गए आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नाजिम अली निजामी का पता चल गया है। दोनों सिंध में पाए गए और वहां से कराची पहुंच गए हैं। 20 मार्च को उनके भारत लौटने की संभावना है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को इस बारे में सूचना दे दी है। दोनों 8 मार्च को पाकिस्तान गए थे। वहां से 13 मार्च को लाहौर के दाता दरबार दरगाह गए थे। इसके बाद से दोनों का पता नहीं चल पा रहा था। भारत ने इस बारे में पाकिस्तान से जानकारी मांगी थी। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही परस्पर हित से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा की। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकोजी ने प्रधानमंत्री को नोटबंदी की सफलता के लिए बधाई दी। साथ ही हाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता को लेकर बधाई दी। इससे पहले शुक्रवार को सरकोजी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। सरकोजी का मानना है कि चीन को भी आतंकवाद के बारे में अपना नजरिया साफ करना चाहिए। निकोलस ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान में से उन्हें किसी को चुनना हो तो वो भारत को ही प्राथमिकता देंगे। भारत ने आतंकवाद और अति चरमपंथ का समर्थन करने वाले देशों को राष्ट्रमंडल समूह की सदस्यता के अयोग्य ठहराने की मांग की है। फिलहाल किसी भी देश को राष्ट्रमंडल समूह से हटाने के 8 आधार हैं, जिनमें आतंकवाद का समर्थन शामिल नहीं है। भारत के मुताबिक इसे भी उन आधारों में शामिल किया जाना चाहिए। लंदन में राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्रवाई समूह की बैठक में भारत ने ये बात कही। इसके अलावा पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई को बैठक के एजेंडे से बाहर करने में भी कामयाब रहा। वहीं भारत मालदीव के साथ भी सहयोग बढ़ाएगा, जिसने पिछले साल राष्ट्रमंडल समूह छोड़ दिया था। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए संशोधित यात्रा संबंधित आदेश पर रोक लगाने वाले मैरीलैंड कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। न्याय विभाग ने मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट जिला कोर्ट में अपील दायर की है। मैरीलैंड और हवाई राज्य की अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के यात्रा संबंधी उस आदेश पर रोक लगा दी थी।
इसमें ट्रंप ने 6 मुस्लिम देशों के यात्रियों और शरणार्थियों को अमेरिका में अस्थायी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने यह आदेश 6 मार्च को दिया था। इस आदेश को 16 मार्च से लागू किया जाना था। हालांकि संशोधित यात्रा बैन के प्रभावी होने से कुछ घंटे पहले इस पर 2 राज्यों की अदालतों ने रोक लगा दी थी। इन कोर्ट का कहना है कि संशोधन के बाद भी आदेश भेदभावपूर्ण है। यह अमेरिका के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार मूल्यों के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं। साथ ही शरणार्थियों पर भी 120 दिन के लिए प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इससे पहले जनवरी में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी तरह का आदेश दिया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाई थी। इराक के सैनिक मोसुल के पुराने शहर में पहुंच गए हैं। इराकी सैनिकों ने आतंकी संगठन आईएस की पकड़ वाले इस इलाके पर कब्जे के लिए तेजी से अभियान चलानी जा रही है। हालांकि खराब मौसम की वजह से इसमें इराकी सैनिकों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। मोसुल के पश्चिमी क्षेत्र को फिर अपने कब्जे में लेने के लिए 19 फरवरी को इराक ने सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। ये क्षेत्र आईएस गुट का आखिरी प्रमुख शहरी ठिकाना है। इराकी सेनाओं का कहना है कि खराब मौसम के कारण हवाई मदद मिलने में बाधा के बावजूद उन्होंने आसपास के कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में मूसलाधार बारिश से हालत बदतर है। यहां पर अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हजारों लोग बेघर हुए हैं। अल नीनो की वजह से ये स्थितियां बनी हुई हैं। कारपोंगो शहर में रस्सी के सहारे नदी पार करते ये लोग पिछले 2 दशक में सबसे भयंकर बारिश के बाद यहाँ हालात बेहद खराब हैं। घर और सड़कें कीचड़ से भरी हुई हैं। बारिश से 1 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। 115 से ज्यादा पुल तबाह हो गए। बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह अल नीनो है। अल नीनो से प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है। अगले 2 सप्ताह तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने पर जुटा हुआ है। इससे पहले 1998 में ऐसी ही बारिश आई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रांची टेस्ट के चौथे दिन आज भारत 6 विकेट पर 360 रन से आगे खेलेगा। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से 91 रन पीछे है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक चेतेश्वर पुजारा 130 और रिद्धिमान साहा 18 रन बनाकर क्रीज पर डटे हैं। पुजारा ने कल टेस्ट क्रिकेट में 11वां शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 17 चौके लगाए हैं। भारत ने कल पहले सत्र में मुरली का विकेट गंवाया। मुरली विजय 82 रन बनाकर ओकीफ की गेंद पर स्टंप आउट हुए। मुरली विजय ने पुजारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रनों की शानदार शतकीय साझेदारी की। दूसरे सत्र में अजिंक्य रहाणे 14 और विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए। कोहली को कमिंस ने आउट किया। कोहली इस सीरीज की 5 पारियों में एक बार भी 20 रन का आंकड़ा नहीं छू सके। करुण नायर सिर्फ 23 रन का योगदान दे पाए। कल दिन भर के खेल में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज सिर्फ 5 ही भारतीय बल्लेबाजों को आउट करने में कामयाब रहे। घर घर में इस्तेमाल होने वाला फ्रिज साल भर में औसत तौर पर 100 यूनिट बिजली खर्च करता है, लेकिन गुजरात के एक शख्स ने एक ऐसा फ्रिज तैयार किया है जो बिना बिजली के चलता है। और इतना ही नहीं, ये फ्रिज बाजार में मिलने वाले इलेक्ट्रिक फ्रिज के मुकाबले काफी गुना सस्ता भी है। फ्रिज गर्मियों का एक ऐसा साथी है जिसके बिना हम अपने घर को अधूरा समझते हैं। फिर चाहे सब्जियों और फलों को ताजा रखने की बात हो या फिर ठंडे पानी की जरूरत, गर्मियों के बढ़ने के साथ साथ फ्रिज की जरूरत भी बढ़ती जाती है। वहीं अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें तो बिजली की किल्लत और कीमत ज्यादा होने की वजह से फ्रिज हर घर तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में सूरत के रहने वाले मनसुख भाई प्रजापति ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसा देसी तरीका निकाला है जो किफायती होने के साथ साथ बेहद फायदेमंद भी है।
दरअसल मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए मनसुख भाई प्रजापति ने एक ऐसा फ्रिज बनाया है जो पानी को ठंडा तो करता ही है, साथ ही साथ फलों और सब्जियों को भी ताजा रखता है। पानी की वजह से उसकी दीवार ठंडी होती है, दीवार की वजह से अंदर का सब्जियां और फ्रूट फ्रेश रहते हैं। एक एक पार्ट बनाते हैं हम, जैसे एक दीवार है, दूसरी दीवार है, उसी तरह दूसरी सब दीवार इकट्ठा कर करके हम हैंड वर्क से पूरा बनाते हैं। एक फ्रिज को सुखाने में कम से कम 5 से 7 दिन तक उसको हवा नहीं लगनी चाहिए। हवा लग जाते हैं तो इसकी जो पोरोसिटी होती है, छिद्र होता है, वो बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं तो कूलिंग नहीं होते। कूलिंग होने की वजह ये है कि इसके अंदर छिद्र है। ये छिद्र जो धूप डायरेक्ट लग जाते हैं तो ये दीवार सूख जाती है तो ये पोरोसिटी बंद हो जाती है। तो इसको धीरे धीरे सुखाना पड़ता है और 8 दिन में एक ही फ्रिज बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मिट्टी के फ्रिज को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं होती। दरअसल ये फ्रिज सामान्य वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें ऊपर की ओर लगभग 5 लीटर पानी इकट्ठा करने की जगह बनाई गई है। यहाँ से पानी रिसकर फ्रिज की दीवारों तक पहुँचता है। फ्रिज की अंदर की गर्मी को अवशोषित करते हुए फ्रिज को ठंडा करता है। ऊपर की ओर इस फ्रिज में एक नल भी लगाया गया है, जिससे ठंडा पानी निकाला जा सकता है। इस फ्रिज में 2 चेम्बर्स बनाए गए हैं, जो फलों, सब्जियों के अलावा खाद्य पदार्थों को 3 से 4 दिन तक ताजा रखता है और साथ ही उनके स्वाद को भी बनाए रखता है। फ्रिज के अलावा भी मनसुख भाई ने मिट्टी का वाटर फिल्टर, वाटर बॉटल, डिनर सेट, तवा आदि विकसित किया है, जिसकी बाजार में काफी मांग है। और हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता नवीन निश्चल की आज पुण्यतिथि है। नवीन निश्चल ने 1970 में फिल्म सावन भादो के साथ अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने विक्टोरिया नंबर 203, धुंध, छलिया, परवाना, बुढ़ा मिल गया जैसी मशहूर फिल्में दी। बाद में उन्होंने द बर्निंग ट्रेन और मेजर साहब में चरित्र भूमिका निभाई। 90 के दशक में जब वो छोटे पर्दे पर आए तो उन्होंने देख भाई देख जैसा प्रसिद्ध धारावाहिक पेश किया। हिंदी सिनेमा उनको अलग तरह के अभिनय के लिए हमेशा याद करेगा। मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ आज लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बनेंगे उप मुख्यमंत्री। समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। मणिपुर में बीजेपी नेता वी हंखनलियान प्रोटेम स्पीकर नियुक्त। विधायकों का शपथ ग्रहण आज। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कल साबित करेंगे विश्वास मत। जाट आंदोलन के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू। 12 मेट्रो स्टेशन बंद। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को जारी की एडवाइजरी। कल संसद घेरने की तैयारी में प्रदर्शनकारी। दंतेवाड़ा नक्सली मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 जवान शहीद, 3 जख्मी। 5 नक्सली ढेर, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। रांची टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा का शानदार शतक। ऑस्ट्रेलिया से 91 रन पीछे भारत। आज 6 विकेट पर 360 रन से आगे खेलेगा भारत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए डिस्कॉर्स।